नमस्कार दोस्तों, राम राम। आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज से अपन ने BSTC जो 28 अगस्त को होने वाला है, BSTC 2023, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ मॉक टेस्ट बनाए हैं जो 25-25 क्वेश्चनों की श्रृंखला रहने वाली है। दोस्तों, ये राजस्थान जीके, जिसमें पहले मैं जियोग्राफी से रिलेटेड लूँगा, उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर, फिर हिस्ट्री, ऐसे 25-25 क्वेश्चनों की श्रृंखला रहेगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे BSTC के पेपर को लेकर। और उसके बाद में करंट अफेयर्स की जो मैंने 10-12 वीडियो बनाए थे, वो भी बहुत ही तगड़े थे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उन वीडियो पर भी। तो दोस्तों, आप उन वीडियो को और इन मॉक टेस्ट को आप देख लीजिए। आपके सारे के सारे 50 क्वेश्चन आपके इन वीडियो में से आराम से इन वीडियो में से बन जाएंगे। दोस्तों, वो 10-12 वीडियो जो भी करंट अफेयर्स के, वो वीडियो देख लेना। और ये जो भी मैं मॉक टेस्ट, जितने भी मॉक टेस्ट बनाऊँ, इन मॉक टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर देना। आपके क्वेश्चन यहीं से पढ़ने वाले हैं, कोई इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं अपना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। उससे पहले आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये अपना मॉक टेस्ट नंबर 1 है। और आपको ये दोस्तों अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील हो कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ या मैं जो आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, वो उसके लिए कोई न कोई मतलब है। ठीक है दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये कहते हैं दोस्तों अपना राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। गोडावण को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। आपको पता है दोस्तों, गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी, गोडावण राजस्थान का क्या है दोस्तों? राज्य पक्षी है। और इसको राज्य पक्षी बनाया कब था? अच्छे से सुन लेना। 1981 1981 में राज्य पक्षी बनाया था गोडावण को। गोडावण को 1981 में राज्य पक्षी बनाया था। और आपको पता है, ये जो गोडावण है, ये अपने राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जैसलमेर है कि नहीं दोस्तों, यहाँ पे गोडावण सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो राजस्थान का राज्य पक्षी भी गोडावण है, जिसको 1981 में बनाया था। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी कौन जाना जाता है? गोडावण जाना जाता है। और चिंकारा, आपको पता है, राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा, है कि नहीं? और कुर्जा पक्षी आपको पता है दोस्तों, ये अपने खीचन गांव, जोधपुर का एक गांव है खीचन गांव, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कुर्जा गांव, जिनको साइबेरियन सारस कहते हैं कि नहीं? और ऊँट, आपको पता है, राजस्थान का राज्य पालतू पशु 2014 में ऊँट को बनाया था। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोडावण, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बताया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि जो ये चल रहा है अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको। दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार आया था, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था। बाप बोल्डर्स युग किस जिले से संबंधित है? दोस्तों, बाप एक जोधपुर की एक तहसील है। बाप जोधपुर में एक स्थान है, बाप फड़ौदी तहसील में आता है। अब तो वर्तमान में तो ये फड़ौदी में चला जाएगा दोस्तों। तो ये बाप जो तहसील है, वहाँ पर कुछ चट्टानें पाई गई। उन चट्टानों को बाप बोल्डर्स कहा गया है, बाप बोल्डर्स युग कहा गया है। ये किस जिले में? याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर। याद रखना दोस्तों, जोधपुर में ये बाप बोल्डर्स पाई जाती है। और एक क्वेश्चन ये बना सकता है, जो ये बाप बोल्डर्स की जो चट्टान है, ये किस काल की है? याद रखना, कार्बोनीफेरस काल, कार्बोनीफेरस काल। अच्छे से सुनना दोस्तों, कार्बोनीफेरस काल की ये बाप बोल्डर्स युग की चट्टानें पाई जाती है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि बाप बोल्डर्स युग कहाँ पाया जाता है? तो जोधपुर में पाया जाता है। कौन से युग से संबंधित है? कार्बोनीफेरस युग से संबंधित कुछ चट्टानें हैं, ये हैं बाप बोल्डर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाप बोल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही तगड़ा है। शेखावटी प्रदेश में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहते हैं? जो शेखावटी प्रदेश है दोस्तों, देखो शेखावटी प्रदेश, पहले तो शेखावटी प्रदेश में सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 जिलों को गिना जाता था शेखावटी प्रदेश में। वर्तमान में शेखावटी प्रदेश में 4 जिले हो गए दोस्तों। अपना नवीन जो जिले बने हैं उसके अकॉर्डिंग नीम का थाना, जो सीकर से अलग हुआ था नीम का थाना, वो भी अपने शेखावटी प्रदेश में गिना जाने लगा है दोस्तों। तो वर्तमान में अपने शेखावटी प्रदेश में 4 जिले हो गए हैं। तो याद रखना दोस्तों, जो शेखावटी प्रदेश हैं, उस शेखावटी प्रदेश में जो स्थानीय भाषा में जो कुएँ होते, कुएँ है कि नहीं दोस्तों, उन कुओं को क्या कहते हैं? अच्छे से याद रखना, उन कुओं को जोहड़ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? शेखावटी प्रदेश में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं।
और एक खास बात आपको और बता देता हूँ दोस्तों, इन जोड़ों का बचाव करने के लिए, इन जोड़ों का संरक्षण करने के लिए एक व्यक्ति है दोस्तों, राजेंद्र सिंह। एक व्यक्ति है राजेंद्र सिंह। इन राजेंद्र सिंह को जोड़े वाले बाबा भी कहते हैं दोस्तों, याद रखना। राजेंद्र सिंह को जोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, याद रखना। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ गया होगा। शेखावटी प्रदेश में स्थानीय भाषा में जो कुएं होते हैं उन कुओं को क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? दोस्तों छप्पन का मैदान आपको पता है दोस्तों, छप्पन का मैदान, एक मिनट, हाँ, छप्पन का मैदान, देखिए दोस्तों, सॉरी, हाँ, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है दोस्तों? आपको पता है दोस्तों, छप्पन का मैदान माही नदी बेसिन में स्थित है। छप्पन का मैदान माही नदी बेसिन में स्थित है। आपको पता है दोस्तों, अपने राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है, राजस्थान का दक्षिणी इलाका जहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ स्थित है। डूंगरपुर आपको पता है, एक तरफ तो डूंगरपुर, हाँ, एक तरफ अपना डूंगरपुर और इस तरफ है प्रतापगढ़। इन दोनों के मध्य, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के मध्य का जो स्थान है, छप्पन नदी नालों का जो समूह है, उसको छप्पन का मैदान कहते हैं। और आपको पता है ये छप्पन का मैदान, ये माही नदी ऐसे गुजरती है, इस माही नदी के प्रवाह क्षेत्र में पाया जाता है छप्पन का मैदान। तो याद रखना दोस्तों, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? याद रखना, माही नदी बेसिन में स्थित है। और आपको पता है दोस्तों, माही नदी एमपी से निकलती है। माही नदी कहाँ से आती है? एमपी से आती है। और याद रखना, माही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अपना आपको पता है दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है अपने राजस्थान में, और उसको माही रेखा 2 बार पार करती है। याद रखना, राजस्थान में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और उल्टे यू आकार में बहती है। इस प्रकार उल्टे यू आकार में भी बहती है। तो याद रखना, छप्पन का मैदान माही नदी बेसिन में स्थित है। डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के मध्य छप्पन का मैदान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, भौरहाट का पठार। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों कि भौरहाट का पठार किस जिले में स्थित है? आपको पता है भौरहाट का पठार उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में भौरहाट का पठार स्थित है। याद रखने वाली बात है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि भौरहाट का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना सदाबहार क्वेश्चन है कि हर एक एग्जाम में फिक्स से आता ही आता है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मावट। क्या कहते हैं दोस्तों? मावट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जियोग्राफी में इस क्वेश्चन के बिना पेपर ही नहीं बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मावट। जो शीत ऋतु में, आपको पता है दोस्तों, अपने पश्चिमी राजस्थान जो थार का मरुस्थल है, इस तरफ अरावली के पश्चिम में शीत ऋतु में यानी सर्दी ऋतु में आपको पता है कुछ बारिश होती है जो कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती है? रबी की फसल के लिए। कौन सी फसल के लिए? रबी की फसल, जिसमें सबसे ज़्यादा गेहूं बोया जाता है। इस फसल के लिए मावट बहुत ही लाभदायक है। और ये जो मावट की उत्पत्ति है, ये आपको पता है भूमध्य सागर से होती है। मावट की उत्पत्ति कहाँ से होती है दोस्तों? भूमध्य सागर से होती है। याद रखना, मावट की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है और ये सर्दी ऋतु में होती है। राजस्थान के पश्चिमी थार के मरुस्थल में सबसे ज़्यादा होती है। रबी की फसल के लिए होती है, गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा होती है। और ख़ास बात आपको एक और बता देता हूँ भाई साहब, शीत ऋतु में ये रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसीलिए किसान लोग, इसीलिए कृषक लोग इनको गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, सुनहरी बूंदे कहते हैं। सोने की बूंदों से ये कम बात नहीं है। तो छठे का आंसर हो जाएगा दोस्तों मावट। 7वां क्वेश्चन, राजस्थान में हाड़ौती का पठार। राजस्थान में हाड़ौती के पठार की मृदा कौन सी? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। हाड़ौती का पठार, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोजा बाबू, याद रखना लाइक है दोस्तों, कोजा बाबू। इस कोजा बाबू कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, इन चारों क्षेत्र जो हाड़ौती का पठार है, इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है, मध्यम काली मृदा। हाड़ौती के पठार में काली मृदा पाई जाती है, या अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा जो माना जाए तो वर्टिसॉल्स, काली मृदा या वर्टिसॉल्स मृदा पाई जाती है, जो कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। काली मृदा किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है दोस्तों? कपास के लिए। काली मृदा कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, इसीलिए काली मृदा का दूसरा नाम काली कपासी मृदा भी कहते हैं। याद रखने वाली बात है। और काली मृदा को एक अन्य नाम बता देता हूँ, इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं दोस्तों। इसको ऑटोमेटिक अपन जुताई वाली मृदा भी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। काली मृदा हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, ये कपास के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाड़ौती पठार में कौन सी मृदा है? ऑप्शन नंबर डी, काली मृदा।
8वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है। दोस्तों बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, जिप्सी फेरस जो मृदा है ये दोस्तों बीकानेर में पाई जाती है। जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है। आपको पता है दोस्तों गंगानगर में एक है दोस्तों साइरोजेक्स, गंगानगर में साइरोजेक्स मृदा पाई जाती है और दूसरी मृदा है रेवेरिना। गंगानगर में 2 प्रकार की मृदा पाई जाती है, एक तो शाही रोजेक्स और दूसरी है रेवेरिना। ये दोनों मृदाएं अपने गंगानगर में पाई जाती है। ये दोनों मृदा कहाँ पाई जाती है, गंगानगर में। और जिप्सी फेरस जो मृदा है ये बीकानेर में पाई जाती है। तो 3 प्रकार की मृदाओं के नाम लिए मैंने दोस्तों, जिप्सी फेरस मृदा बीकानेर में और दूसरी शाही रोजेक्स और रेवेरिना मृदा अपने गंगानगर में पाई जाती है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि दोस्तों मुझे भी पता चले कि ये वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है। मैं दोस्तों आपसे वादा करता हूँ इन क्वेश्चनों के इर्द गिर्द है आपके क्वेश्चन घूमने वाले हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि सेम टू सेम क्वेश्चन भी छपेंगे। मैंने जो वीडियो बना रखे हैं अपने करंट अफेयर्स के और ये जो अभी मॉक टेस्ट के जो वीडियो बन रहे हैं, इन टेस्ट को आप अच्छे से समझ लेना, अच्छे से लिख लेना। आने वाले एग्जाम में इससे बार कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है दोस्तों। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, बांकली बांध किस नदी पर बना है। याद रखने वाली बात है दोस्तों, बांकली बांध याद रखना है दोस्तों। बांकली बांध सबसे पहले तो याद रखना ये कहाँ पे स्थित है, जालोर में स्थित है। बांकली बांध कहाँ स्थित है दोस्तों, जालोर में स्थित है। कौन सी नदी, लूणी की सहायक नदी है सूकड़ी नदी। लूणी की सहायक नदी सूकड़ी नदी पर बांकली बांध बना हुआ है। लूणी की सहायक नदी है सूकड़ी नदी, इस सूकड़ी नदी पर बांकली बांध बना हुआ है, ये जालोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील के किनारे नटनी का चबूतरा है। भाई साहब बहुत ही तगड़ी थी नटनी, इसकी कहानी बहुत ही गजब की कहानी है दोस्तों। नटनी जिसका वास्तविक नाम था दोस्तों गलकी बाई। नटनी का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, गलकी बाई था। भाई साहब ये गलकी बाई का जो चबूतरा है, नटनी का जो चबूतरा है, ये अपनी उदयपुर में एक झील है पिछोला झील। उदयपुर में एक झील है पिछोला झील, इस पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा है। कौन सा किसका चबूतरा है दोस्तों, पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा है। और वो जो नटनी का जो चबूतरा वो कौन से गांव में, बिजारी गांव में। कौन सा गांव है दोस्तों, बिजारी गांव। इस बिजारी गांव में नटनी का चबूतरा स्थित है पिछोला झील के किनारे। याद रखना नटनी का वास्तविक नाम गलकी बाई था, पिछोला झील के बिजारी गांव में स्थित है। तो 10वें का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों पिछोला झील। 11वां क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, मेजा बांध कहाँ स्थित है। मेजा बांध याद रखने वाली बात है दोस्तों, भीलवाड़ा वस्त्र नगरी। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। अब्रक नगरी भी भीलवाड़ा को कहते हैं। यहीं पर मेजा बांध स्थित है। और याद रखने वाली बात यह है दोस्तों, जो ये मेजा बांध है ये कौन सी नदी के किनारे है। मेजा बांध कोठारी नदी के किनारे स्थित है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है मेजा बांध। तो मेजा बांध कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा। 12वां क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, इसरदा बांध किस जिले में स्थित है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, इसरदा बांध। याद रखने वाली बात है दोस्तों, इसरदा बांध सवाई माधोपुर में स्थित है। दोस्तों इसरदा बांध 2 जिलों में स्थित है, एक तो सवाई माधोपुर और दूसरा याद रखना टोंक। सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में इसरदा बांध स्थित है, जो बनास नदी के किनारे बना हुआ है। याद रखने वाली बात है दोस्तों, इसरदा बांध का सबसे ज़्यादा जो कैचमेंट एरिया है वो सवाई माधोपुर में आता है। तो इसरदा बांध कहाँ हो जाएगा, सवाई माधोपुर। 13वां क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, माही बजा सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, जो ये माही बजा सागर परियोजना है ये कौन सी नदी के किनारे है, ये माही नदी के किनारे है। माही बजा सागर परियोजना बोरखेड़ा एक गाँव है बांसवाड़ा में, वहाँ पर बना हुआ है। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में माही बजा सागर परियोजना स्थित है, वहीं पर माही बजा सागर बांध भी बना हुआ है। तो ये राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत है। देखो दोस्तों एक बात समझनी है, जो ये माही बजा सागर परियोजना है ये माही नदी के किनारे स्थित है। इसमें राजस्थान व गुजरात का हिस्सा, इसमें राजस्थान व गुजरात का हिस्सा है। राजस्थान का 45% है और गुजरात का 55% इसमें हिस्सा है। तो याद रखना दोस्तों, अपने को पूछा किसका है, अपने को राजस्थान का पूछा, तो याद रखना दोस्तों राजस्थान का 45% है। और यदि गुजरात का पूछते तो गुजरात का 55% होता। अपने को राजस्थान का पूछा तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों 45%। माही बजा सागर परियोजना से राजस्थान का हिस्सा 45% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन, मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस जिले को पेयजल उपलब्ध कराना। बहुत ही तगड़ा है दोस्तों, मानसी वाकल पेयजल परियोजना। मानसी वाकल पेयजल परियोजना ये किस जिले को पेयजल उपलब्ध कराती है, उदयपुर। उदयपुर को मानसी वाकल पेयजल परियोजना से पेयजल उपलब्ध होता है।
मानसी वाकल जो परियोजना है दोस्तों, इससे उदयपुर को पेयजल की आपूर्ति होती है। तो 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयपुर। 15वां क्वेश्चन, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में जो शुष्क सागवान वन है ये दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? अच्छे से याद रखना दोस्तों, अपने राजस्थान में जो शुष्क सागवान वन है ये राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है, राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका दोस्तों आपको पता है डूंगरपुर और इस तरफ प्रतापगढ़ और इस तरफ बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा, इन इलाकों में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी राजस्थान नहीं, अरावली प्रदेश नहीं, दक्षिणी राजस्थान। याद रखने वाली बात है दोस्तों, राजस्थान में शुष्क सागवान के वन, राजस्थान में शुष्क सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी राजस्थान। और स्पेशल जिलों के नाम पूछे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। याद रखने वाली बात है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी राजस्थान में। 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? यानी कि वह जिला कौन सा है जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? वो है दोस्तों उदयपुर। याद रखने वाली बात है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र पाया जाता है वो उदयपुर जिले में पाया गया है। उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन स्थित हैं। तो 16वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयपुर। 17वां क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, घना पक्षी विहार या पक्षियों का स्वर्ग, घना पक्षी विहार या पक्षियों का स्वर्ग कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है कि पक्षियों का स्वर्ग के नाम से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। देखो दोस्तों, एक मिनट, ये लिखने में गड़बड़ होगी दोस्तों, या केलादेव नहीं है, मैं लिख देता हूँ केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये याद रखना भरतपुर में है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, पक्षियों की प्रजनन स्थली कहते हैं, घना पक्षी विहार कहते हैं। याद रखने वाली बात है दोस्तों, केवलादेव को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। तो 17वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 17वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव घना पक्षी विहार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो भरतपुर में स्थित है। 18वें में राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के पश्चिम में 2 जिलों में स्थित है। एक तो देखो दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी दोस्तों इसको राष्ट्रीय उद्यान नहीं कह सकते, ये नाम जरूर राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम जरूर राष्ट्रीय मरु उद्यान लगा हुआ है, लेकिन ये राष्ट्रीय क्षेत्र का राष्ट्रीय नहीं है, ये अभ्यारण्य है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य बोले तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला है, इसका सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो जैसलमेर में फैला हुआ है। और इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में ही आपको पता है राजस्थान का जो राज्य पक्षी जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, गोडावण, जिसको क्या कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में ही पाया जाता है। जैसलमेर और बाड़मेर में इसका क्षेत्रफल पाया जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो 18वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19वां क्वेश्चन, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बहुत ही तगड़ा है। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। याद रखने वाली बात है दोस्तों, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? धौलपुर में स्थित है। और एक याद रखना वन विहार, वन विहार भी कहाँ है दोस्तों? धौलपुर में। वन विहार अभ्यारण्य और रामसागर अभ्यारण्य ये दोनों के दोनों धौलपुर में स्थित हैं। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे आप मुझे कमेंट में जरूर बताना आपकी बार कि ये मॉक टेस्ट कैसा लगा, ये क्वेश्चन जो बना रखे हैं कितने तगड़े आपके लिए कारगर साबित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, चौकला, सोनाड़ी, मगरा, पुंगल किसकी नस्ल है? किस पशु की नस्ल है? ये चौकला है, सोनाड़ी है, पुंगल है, मगरा है, ये किस पशुधन की नस्ल है? याद रखने वाली बात है ये भेड़ की नस्ल है। भेड़ की नस्ल है, चौकला है, सोनाड़ी है, मगरा है, पुंगल है। अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आने लायक है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। अभी आपको पता है सेकंड ग्रेड में भी पूछा था, लोही, लोही किस पशुधन की नस्ल है? आप दोस्तों मुझे इसका कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं इस लोही ये किस पशुधन की नस्ल है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप मुझे अच्छे से बताओगे। अभी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था कि लोही जो नस्ल है ये किस पशुधन की है, आप मुझे कमेंट में बताना लोही नस्ल किस पशुधन की है, याद रखिए मुझे कमेंट में बताना। तो अपने 20वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों भेड़। चौकला, जो चौकला है, चौकला, सोनाड़ी, मगरा, पुंगल ये भेड़ की नस्ल हैं। तो 20वें का आंसर हो जाएगा बी। 21वां, राजस्थान में कुक्कुट पालन जिसको अपन कहते हैं मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? याद रखना राजस्थान की हृदय स्थली
राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं? अजमेर को। राजस्थान का मक्का किसको कहते हैं? अजमेर को। राजस्थान की हृदय स्थली, राजस्थान का मक्का, ये अजमेर को कहते हैं। यहीं पर राजस्थान में कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो मुर्गियों से संबंधित जो भी काम है, मुर्गियों से संबंधित जो भी संस्थान है, वो सब के सब अजमेर में स्थित हैं। तो कुक्कुट पालन कहाँ है? अजमेर में। तो अपना 21वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है 22वां। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजा गया नए तेल क्षेत्र का नाम क्या है? याद रखना, पुन्नम। नए क्षेत्र का नाम क्या दोस्तों? पुन्नम। ये पुन्नम एक तेल का कुआं है। पुन्नम एक तेल का कुआं है। ये इंडिया लिमिटेड, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ऑयल इंडिया लिमिटेड कौन सी कंपनी है दोस्तों? इस पुन्नम तेल की खोज किसने करी? ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL द्वारा इस पुन्नम तेल की खोज करी थी, इस कुएं की खोज करी थी। और ये कौन से बेसिन में मिला था? बीकानेर नागौर बेसिन में मिला था। याद रखने वाली बात है, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा पुन्नम तेल का कुआं खोजा था। याद रख लेना, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। ये मंगला है, भाग्यम है, ऐश्वर्या है, ये सब के सब अपने बाड़मेर में स्थित हैं। ये भी तेल के कुएं हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, फेल्सपार राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है? दोस्तों फेल्सपार खनिज है, आपको याद रखना है। फेल्सपार अपने अजमेर से निकलता है दोस्तों। फेलपास याद रखने का एक ट्रिक है दोस्तों कि फेलपास अपने सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, RPSC वगैरह सब अजमेर में ही है, वहीं से अपने को फेलपास होता है। तो फेलपास अपने लिए अजमेर से आता है। तो फेल्सपार राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है? अजमेर से उत्पादित होता है। तो फेल्सपार खनिज के बारे में पूछे तो आपको अजमेर बताना है। याद रखना, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन, राजस्थान में तांबड़ा या गार्नेट, तांबड़ा को ही गार्नेट कहते हैं, ये जो राजस्थान में तांबड़ा है या गार्नेट है, इसका सर्वाधिक खनन कहाँ से होता है? याद रखना, टोंक। राजस्थान में गार्नेट या तांबड़ा का जो खनन है, जो उत्पादन है, वो टोंक से होता है। याद रखना, टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत भी कह सकते हैं टोंक, जिसकी स्थापना अमीर खां पिंडारी ने करी थी, वो है टोंक। यहीं से तांबड़ा और गार्नेट निकाला जाता है। 25वां क्वेश्चन, मांडो की पाल किस उत्पादन के लिए विख्यात है? देखो दोस्तों, मांडो की पाल याद रखना डूंगरपुर में स्थित है। सबसे पहले तो ये याद रखना दोस्तों, ये जो मांडो की पाल है ये कहाँ पे स्थित है? मांडो की पाल ये डूंगरपुर में स्थित है। ये किस खनिज के लिए है? याद रखना, फ्लोराइट। अच्छे से याद रखना, मांडो की पाल जो डूंगरपुर है, यहाँ पर फ्लोराइट निकाला जाता है, या फ्लोराइट या इसके दूसरा नाम भी बोल सकते हैं फ्लोल्सपार। इवन मैं लिखता हूँ दोस्तों, फ्लोल्सपार या फ्लोराइट, ये दोनों के दोनों मांडो की पाल डूंगरपुर से निकाला जाता है। याद रखना, देखो एक ऑप्शन नंबर सी में दे रखा बेंटोनाइट निकाला जाता है अपने राजस्थान के बाड़मेर से निकाला जाता है। और वोलेस्टोनाइट राजस्थान के सिरोही जिले से निकाला जाता है। अच्छे से याद रखना, वोलेस्टोनाइट सिरोही से, बेंटोनाइट बाड़मेर से निकाला जाता है। तो मांडो की पाल से अपना फ्लोराइट या फ्लोल्सपार निकाला जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। BSTC का जो पेपर होगा 28 अगस्त के दिन, इस दिन यहाँ से धुआं होने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय।